आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। हाँ, बताइए। क्या हो अगर हमारे विचार, जिन्हें हम अक्सर सच मान लेते हैं, वो असल में सिर्फ लिखी हुई पटकथाएं या स्क्रिप्ट्स हों? दिलचस्प सोचे। स्क्रिप्ट्स। और क्या हो अगर कुछ खास तरह के मतलब दिमागी खेल इन स्क्रिप्ट्स को फिर से लिखने में हमारी मदद कर सके? हाँ, ये बिल्कुल संभव है। इसी पर तो आज बात करनी है। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कैसे कुछ साधारण सी लगने वाली मानसिक चुनौतियां, बिल्कुल। चाहे वो ध्यान लगाने का अभ्यास हो या थोड़ी हटके पहेलियां, हाँ, हमें नकारात्मक सोच के जाल से निकलने, ध्यान को साधने और चीजों को ज्यादा साफ तौर पर देखने में मदद कर सकती हैं। और वो भी बिना किसी लंबी थेरेपी या दवा के। सही, इसे सिर्फ मनोरंजन नहीं समझना चाहिए ना। ये एक तरह से दिमाग को फिर से सेट करना है, मतलब मेंटल रिकैलिब्रेशन। बिल्कुल सही, मेंटल रिकैलिब्रेशन। वैसे जब हम मेंटल जिम्नास्टिक या दिमागी कसरत सुनते हैं तो कई बार लगता है कि किसी टेढ़ी मेढ़ी बात को जबरदस्ती सही साबित करने की कोशिश हो रही है। हाँ, ये आम धारणा है। बिल्कुल सही कहा आपने। आमतौर पर इसका मतलब यही निकाला जाता है। लेकिन यहाँ हम इसे बिल्कुल अलग, एक कह सकते हैं सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। अच्छा, ये वो जानबूझकर किए जाने वाले मानसिक अभ्यास हैं जिनसे हमारी सोचने की ताकत, लचीलापन और मानसिक संतुलन बढ़ता है। मतलब ये प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन का हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये किसी समस्या का लक्षण नहीं, बल्कि समाधान का एक तरीका है। ठीक है, तो ये जो नकारात्मक सोच के पैटर्न हैं, हाँ, जिन्हें शायद तकनीकी भाषा में कॉग्निटिव इमोटिव लूप कहते हैं, हाँ, कॉग्निटिव इमोटिव लूप। ये बनते कैसे हैं? मतलब कोई इनमें उलझता कैसे जाता है? देखिए, ये लूप या चक्कर तब शुरू होता है जब एक विचार किसी भावना को जगाता है ओके, और फिर वो भावना उसी विचार को और पक्का कर देती है। जैसे? कोई उदाहरण? हाँ, मान लीजिए काम पर कोई छोटी सी चूक हो गई। ठीक है। पहला विचार, उफ, मैंने गड़बड़ कर दी। इसे थोड़ी चिंता हुई। हाँ, होती है। फिर उस चिंता से अगला विचार आया, ओ अब तो सब मुझे नाकाबिल समझेंगे। और ये सिलसिला ये चलता रहता है। अच्छा, तो ये एक दुष्चक्र बन जाता है। बिल्कुल, ये हमारी मानसिक ऊर्जा खाता रहता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसे संज्ञानात्मक कठोरता कहते हैं। संज्ञानात्मक कठोरता मतलब सोच का एक ही ढर्रे पर अटक जाना। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से स्क्रिप्ट वहीं अटक जाती है। सोच का अटक जाना, ये सुनने में थोड़ा निराशाजनक लगता है, पर क्या हमारा दिमाग इन अटके हुए पैटर्न्स को बदल सकता है? मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में सुना है। अरे, यही तो सबसे कमाल की बात है। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा मतलब है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये बदल सकता है। पता है, जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। तो जब हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो अनजाने में हम दिमाग में उसी सोच वाले रास्ते को और मजबूत बना रहे होते हैं। वो स्क्रिप्ट और पक्की होती जाती है। ओह, पर अच्छी खबर यह है हाँ, कि जैसे पुरानी स्क्रिप्ट पक्की हुई, वैसे ही हम जानबूझकर नई, ज्यादा सकारात्मक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। वाह, नए रास्ते बना सकते हैं। ये कैसे? इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। ओके, कुछ नयापन, मतलब नॉवेल्टी, नयापन, थोड़ी चुनौती, चैलेंज, चुनौती, और एकाग्र ध्यान, यानी फोकस्ड अटेंशन। ओके, नयापन, चुनौती और ध्यान। हाँ, जब हम कुछ नया सीखते हैं, थोड़ा मुश्किल काम करते हैं और उस पे पूरा ध्यान लगाते हैं तो दिमाग नए कनेक्शन बनाने लगता है, नई वायरिंग शुरू हो जाती है। ये सुनना तो बहुत उम्मीद जगाता है। मतलब हम सचमुच अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो कौन सी तकनीकें या दिमागी खेल हैं जो ये नई स्क्रिप्ट लिखने या नए रास्ते बनाने में मदद करते हैं? कई कारगर तरीके हैं। एक तो है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। हाँ, ये तो सीधे सीधे हमारी पुरानी नकारात्मक स्क्रिप्ट के डायलॉग्स को बदलने जैसा है। अच्छा, कैसे? इसमें हम अपने आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानते हैं, फिर सवाल करते हैं कि क्या ये वाकई सच है या इसका कोई और पहलू भी है, और फिर उन्हें ज्यादा संतुलित या सकारात्मक विचार से बदलते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी में करते हैं। ओके, सीबीटी वाला तरीका। हाँ। और दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी मन में तस्वीर बनाना। मन में तस्वीर बनाना, ये तो हम करते ही रहते हैं। हाँ, पर यह सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है। इसमें हम जानबूझकर मन में सकारात्मक नतीजे या किसी मुश्किल स्थिति में खुद को शांत रहते हुए कल्पना करते हैं। जैसे कोई एथलीट। बिल्कुल। जैसे कोई एथलीट जीतने की कल्पना करता है या कोई लीडर प्रेजेंटेशन सफल होने की। इसमें गाइडेड इमेजरी जैसी तकनीकें हैं। गाइडेड इमेजरी? हाँ, जैसे मन में किसी शांत, सुकून देने वाली जगह की पूरी तस्वीर बनाना।
आवाजें, खुशबू, सब कुछ, या फिर इमेजरी रीस्क्रिप्टिंग। इमेजरी रीस्क्रिप्टिंग, ये क्या है? इसमें किसी पुरानी बुरी याद को मन में बदलकर उसे एक बेहतर अंत देना। ये मन में एक नई बेहतर कहानी रचने जैसा है, नई स्क्रिप्ट लिखना। वाह, ये तो काफी शक्तिशाली लगता है। और तीसरा तरीका? और तीसरा है लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग यानी लीक से हटकर सोचना। हाँ बिल्कुल, सीधी पारंपरिक सोच से हटकर सोचना, पुरानी धारणाओं को चुनौती देना और एकदम नए या अनोखे समाधान खोजना। इसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कोई पहेली सुलझाना या ब्रेन टीजर हल करना जो हमें अलग तरह से सोचने पर मजबूर करे। ये हमारी अटकी हुई सोच को लचीला बनाता है, स्क्रिप्ट में नए मोड़ लाता है। अच्छा, तो ये तरीके सोचने के पैटर्न बदलते हैं। और क्या कुछ खास तरह के खेल भी हैं, जैसे आपने कहा पहेलियां या मेमोरी वाले खेल? हाँ बिल्कुल, जिन्हें स्ट्रक्चर्ड गेम्स कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड गेम्स? हाँ, जैसे मेमोरी कार्ड्स मिलाना, सुडोकू खेलना या फिर ध्यान टिकाने वाले अभ्यास करना, जैसे 100 से 7-7 घटाते हुए उल्टी गिनती गिनना। अच्छा, ये भी मदद करते हैं। हाँ, ये खेल दिमाग के खास कामों यानी संज्ञानात्मक कार्यों को बेहतर बनाते हैं। रिसर्च बताती है कि ये खेल हमारी ध्यान देने की क्षमता, याददाश्त और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सुधार सकते हैं। खासकर तब जब ये खेल उन बुनियादी दिमागी क्षमताओं को ट्रेन करते हैं जो जिंदगी के कई अलग-अलग हिस्सों में काम आती हैं, जिन्हें डोमेन जनरल स्किल्स कहते हैं। डोमेन जनरल स्किल्स? हाँ, ये मानो दिमाग के लिए जिम में कसरत करना हो, स्पेसिफिक मसल्स की तरह स्पेसिफिक स्किल्स पर काम करना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये दिमागी कसरत या खेल सिर्फ टाइम पास या पहेलियां नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में हमारे दिमाग को सक्रिय रूप से बदलने, उसकी वायरिंग को ठीक करने और उन पुरानी घिसी पिटी नकारात्मक स्क्रिप्ट्स को फिर से लिखने के प्रैक्टिकल तरीके हैं। बिल्कुल सही कहा। ये मानसिक स्पष्टता और शांति लाने के औजार हैं। और सबसे जरूरी बात ये समझना है कि मानसिक स्पष्टता या लचीलापन कोई ऐसी चीज नहीं है जो या तो हमारे पास होती है या नहीं होती। ये फिक्स नहीं है। अच्छा। हाँ, ये ऐसे कौशल हैं जिन्हें किसी भी दूसरे हुनर की तरह अभ्यास से सीखा और बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब मेहनत करनी होगी? हाँ, थोड़ी सी। सवाल बस ये है कि हम अपने दिमाग के इस अंदरूनी जिम का इस्तेमाल अपनी सोच को मनचाहा आकार देने के लिए कितना करना चाहते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और इसी सोच के साथ एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। अगर हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं, तो आज हम कौन सी नई मानसिक पटकथा लिखना शुरू कर सकते हैं? कभी ऐसा लगता है कि ये जो तनाव या चिंता है वो अचानक से नहीं आती, जैसे कोई पैटर्न हो। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई अंदरूनी लय हो जिसे हम पकड़ नहीं पाते। हाँ, तो आज हम इसी की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं, खास तौर पर ये जो सेल्फ असेसमेंट क्विज होते हैं ना, अच्छा, उनको लेकर। इनको ऐसा समझे कि ये हमारे मन के एक्सरे जैसे हैं। मन के एक्सरे? दिलचस्प है। हाँ, मतलब वो छिपी हुई बातें, आदतें या इमोशनल प्रेशर पॉइंट्स जो धीरे धीरे हमारी एनर्जी खींच लेते हैं, उनको शायद दिखाते हैं। और सवाल फिर यही आता है कि ये जो साधारण सी दिखने वाले क्विज हैं, ये हमारे अंदर की इतनी जटिल दुनिया को कैसे दिखा पाते हैं, वो भी इतनी सटीकता से। सही, खासकर तब जब हम खुद सोचने बैठते हैं तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता कई बार। बिल्कुल, खाली पन्ना सिंड्रोम जैसा। तो आज का मिशन यही है, इन मानसिक सूचियों के पीछे का साइंस क्या है, ये काम कैसे करती हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो सीबीटी, क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, हाँ, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और साइकोमेट्रिक्स और बिहेवियर प्रोफाइलिंग, ये सब मिलकर कैसे हमें अपने अंदर के तूफान को पहचानने में मदद करते हैं, शायद शांत करने में भी। हाँ, तो शुरुआत सीबीटी से करें। हाँ प्लीज। देखिए, कई जो ये आत्म मूल्यांकन वाले उपकरण हैं, वो सीधे सीधे सीबीटी के सिद्धांतों पर ही बने हैं। अच्छा। सीबीटी का एक कोर आइडिया है जिसे सीबीटी ट्रायंगल या त्रिकोण कहते हैं। ये दिखाता है कि हमारे विचार यानी थॉट्स, हमारी भावनाएं फीलिंग्स और हमारे व्यवहार बिहेवियर्स, ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं, एक दूसरे पे असर डालते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए किसी के मन में विचार आया, मैं ये काम कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। ये विचार हुआ, ठीक है। हाँ। तो उसे शायद घबराहट महसूस होगी, ये भावना हुई। और हो सकता है कि वो उस काम को टाल दे, ये व्यवहार हो गया। देखा, तीनों जुड़े हैं। हाँ हाँ, समझ गई। तो ये क्विज सिर्फ हमारी फीलिंग्स नहीं देखते,
बल्कि हमारी सोच और उसके असर को भी देखते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर ये दिलचस्प हो जाते हैं, जैसा आप कह रही थी। हाँ, क्योंकि ये हमें हमारी आम जो सोच की गलतियां होती हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, उनसे मिलवाते हैं। एग्जैक्टली ये अक्सर हमारे वो ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं ना, जो एकदम से मन में आते हैं, अक्सर नेगेटिव, हाँ, उनको पकड़ने में मदद करते हैं। और जैसा आपने कहा, उन पैटर्न्स को, उन डिस्ट्रॉशंस को पहचानने में। जैसे वो हमेशा सबसे बुरा सोचना। हाँ, कैटास्ट्रोफाइजिंग, या फिर चीजों को बस अच्छा या बुरा ब्लैक एंड व्हाइट में देखना। ऑल और नथिंग थिंकिंग। सही। और मुझे लगता है कि इन पैटर्न्स को सिर्फ जानना ही नहीं, बल्कि उनको एक नाम देना, जैसे इमोशनल रीजनिंग या मुझे ऐसा करना चाहिए वाले बयान, ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। बिल्कुल है। वो जो एक धुंधली सी चिंता होती है ना, वो एकदम पहचानी हुई आदत बन जाती है। और शायद जैसा आपने कहा, यही बदलाव का पहला कदम है। लेकिन इन पैटर्न्स को पहचानने के अलावा ये भी तो देखना होगा कि ये जो उपकरण है, ये वैज्ञानिक तौर पर कितने सही हैं, भरोसे लायक हैं भी या नहीं। हाँ, ये जरूरी है। और यहीं पर साइकोमेट्रिक्स का रोल आता है। साइकोमेट्रिक्स, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका मतलब बस ये जानना है कि ये क्विज वाकई काम करते हैं या नहीं, मतलब रिलायबल है, वैलिड है। हाँ, आसान शब्दों में यही है। साइकोमेट्रिक्स एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल है इन मानसिक औजारों के लिए। दो मुख्य चीजें देखते हैं, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, यानी स्थिरता। हाँ, स्थिरता। अगर आप आज टेस्ट लें और कुछ दिन बाद लें मिलती जुलती हालत में, तो क्या स्कोर लगभग वैसा ही आएगा, जैसे वजन की मशीन हर बार सही वजन बताए। ठीक है। और दूसरी चीज है वैलिडिटी यानी वैधता, मतलब सटीकता। हाँ, सटीकता। क्या टेस्ट वही माप रहा है जो वो मापने का दावा कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तनाव मापने वाला क्विज असल में कुछ और ही माप रहा हो? समझ गई। तो जैसे वो कुछ फेमस स्केल्स हैं, परसीव्ड स्ट्रेस स्केल, PSS, हाँ, या सैटिस्फैक्शन विद लाइफ स्केल, SWLS, इन पर ये साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हुई होगी ताकि हम इनके स्कोर पर भरोसा कर सकें। बिल्कुल। बहुत कठोर टेस्टिंग होती है, ताकि स्कोर सिर्फ एक नंबर न रहे, बल्कि एक मतलब वाला साइकोलॉजिकल वाइटल साइन बन जाए। मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण संकेत। अच्छा। और ये हमें तीसरे पिलर पर लाता है, बिहेवियर प्रोफाइलिंग। व्यवहार प्रोफाइलिंग, ये पर्सनालिटी टेस्ट से अलग कैसे है? मुझे लगा था ये वही है। नहीं, थोड़ा फर्क है। देखिए, पर्सनैलिटी टेस्ट आमतौर पर हमारे स्थिर लक्षणों को मापते हैं। मतलब आप आमतौर पर कैसे इंसान हैं, वो चीजें जो ज्यादा बदलती नहीं। लेकिन ये जो क्विज हैं, ये अक्सर व्यवहार का आकलन करते हैं। यानी आप किसी खास स्थिति में या हाल फिलहाल में कैसा महसूस कर रहे हैं या कैसा बर्ताव कर रहे हैं। अच्छा। जैसे आपने PPS का जिक्र किया, वो पूछता है कि पिछले महीने आपने कैसा महसूस किया। हाँ, वो टाइम फ्रेम देते हैं। सही। तो आपके जवाब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, एक प्रोफाइल तैयार होती है, जो आपकी मौजूदा प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं की तस्वीर दिखाती है, आपकी पूरी पर्सनालिटी की नहीं। तो ये एक तरह से स्नैपशॉट है, अभी का, पिछले कुछ समय का। हाँ, कह सकते हैं। और शायद यही वजह है कि ये उपकरण शुरुआती खोज के लिए कभी-कभी पारंपरिक आत्मनिरीक्षण, मतलब इंट्रोस्पेक्शन, से बेहतर काम कर जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम खुद से सोचने बैठते हैं, तो एक तो वो ब्लैंक पेज प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। हाँ, होता है। और दूसरा, हम अनजाने में ही सही खुद को थोड़ा बेहतर दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इसे सेल्फ असेसमेंट बायस कहते हैं। अच्छा, तो ये क्विज हमें एक स्ट्रक्चर देते हैं सोचने का। सवाल पहले से होते हैं तो शायद ईमानदारी थोड़ा आसान हो जाती है। बिल्कुल, एक बना बनाया ढांचा मिल जाता है आत्मचिंतन के लिए। और अक्सर ये गुमनाम होते हैं, तो झिझक या डर कम होता है। और सबसे बड़ी बात, ये तुरंत एक क्वांटिफाइबल बेसलाइन देते हैं, मतलब एक शुरुआती स्कोर मिल जाता है, जिससे बाद में प्रोग्रेस ट्रैक करना आसान हो। एग्जैक्टली। तो अगर मैं समराइज करूं तो इन क्विज की असली ताकत इनके मिले जुले अप्रोच में है। CBT बताता है क्यों, हमारे विचार भावनाएं कैसे जुड़ी हैं। साइकोमेट्रिक्स कैसे, मतलब ये टूल भरोसे लायक है या नहीं। और प्रोफाइलिंग तो क्या, इन जवाबों से हमारे बारे में क्या पता चल रहा है। एकदम सही। ये सब मिलकर एक बहुत काम का मानसिक आईना बना देते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। हाँ, ये जरूर बताएं। ये जो सेल्फ असेसमेंट है, ये सेल्फ डायग्नोसिस नहीं है। मतलब आप क्विज करके खुद को कोई मानसिक बीमारी का लेबल नहीं लगा सकते। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, ये स्क्रीनिंग के लिए अच्छे हैं, खुद को समझने की शुरुआत करने के लिए बढ़िया हैं, लेकिन किसी कंडीशन का डायग्नोसिस वो सिर्फ एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल ही कर सकता है। और अगर ऐसा न करे तो मतलब इसके खतरे क्या हैं? खतरे हैं।
आप गलत नतीजे पर पहुंच सकते हैं। हो सकता है आपकी चिंता और बढ़ जाए, या फिर आप बिना सही सलाह के कोई गलत किस्म का सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू कर दें। हाँ, ये तो गड़बड़ हो सकती है। तो इन्हें बस एक शुरुआती बिंदु मानना चाहिए, है ना? अंतिम जवाब नहीं। बिल्कुल, इन्हें आत्मचिंतन शुरू करने का एक टूल समझें। और अंत में मुझे लगता है कि किसी क्विज की सबसे बड़ी वैल्यू शायद उसके स्कोर में नहीं होती। तो किस में होती है? उन सवालों में होती है जो वो हमें खुद से पूछने पर मजबूर करता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए PSS का ही एक सवाल है, पिछले महीने कितनी बार आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप अपने जीवन की जरूरी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे? अब सिर्फ ये सवाल पूछना और ईमानदारी से इस पर सोचना, यही अपने आप में आत्म जागरूकता की एक यात्रा शुरू कर सकता है। बात तो सही है। ये हमें सिखाता है कि हम खुद को, अपनी प्रतिक्रियाओं को ज्यादा साफ तौर पर कैसे देखें। और शायद असली खोज यही है। स्कोर तो बस एक इशारा है। आज हम बात कर रहे हैं मन की स्थिरता पर, और ये सिर्फ शांत बैठना या क्या कहते हैं रिलैक्स करने से कहीं ज्यादा गहरी चीज लगती है। ऐसा लगता है कि यह बाकायदा एक कौशल है ना, जिसे मतलब सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है, एक सोची समझी रणनीति। हाँ बिल्कुल, ये निष्क्रिय अवस्था नहीं है। तो जो मुख्य बात समझ आ रही है वो ये कि कैसे ध्यान और जो ये सकारात्मक सोच है, इनको मिलाकर हम सिर्फ मन को शांत नहीं कर रहे, बल्कि उसे शायद एक तरह से रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये सुनने में काफी बड़ा बदलाव लगता है। हाँ, पुनर्व्यवस्थित करना सही शब्द है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये सांस लेने की तकनीकें और पहचान वाली अफर्मेशंस, मतलब खुद के बारे में अच्छी बातें दोहराना, ये कैसे हमें अंदरूनी उथल-पुथल से निकालकर नियंत्रण वाली स्थिति में ला सकती हैं। शायद इसे ही आप रणनीतिक आंतरिक संरेखण कह रही थी। हाँ, स्ट्रेटेजिक इनर अलाइनमेंट, बिल्कुल। अच्छा, तो ये 3 चीजें हुई, स्थिरता, ध्यान और अफर्मेशंस। सुनने में थोड़ी मिलती-जुलती लगती हैं। इनमें असल में क्या फर्क है? क्या स्थिरता मंजिल है और बाकी 2 रास्ते? हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं, स्थिरता वो आइडियल स्टेट है, वो संतुलन। ध्यान एक मुख्य तरीका है, एक प्रैक्टिस है वहां पहुंचने की। और अफर्मेशंस वो उस शांत अवस्था में हमारे विचारों को सही दिशा देने का एक टूल है। और ध्यान, कई लोग सोचते हैं बस आराम करना है। नहीं नहीं, ध्यान सिर्फ आराम नहीं है, ये तो एक तरह की दिमागी कसरत है, मेंटल ट्रेनिंग। इसका मकसद अपने ध्यान और जागरूकता को ट्रेन करना है, विचारों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें देखना सीखना, बिना उनमें उलझे। अच्छा, बिना उलझे देखना। इसके कुछ खास तरीके भी होते होंगे? हाँ, मोटे तौर पर 2 हैं। पहला है फोकस्ड अटेंशन, मतलब FA। इसमें आप ध्यान एक चीज पर टिकाते हैं, जैसे अपनी सांस पर या किसी मंत्र पर। और मन भटका तो, जो कि भटकता ही है। हाँ, तो बस धीरे से उसे वापस ले आना है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, और दूसरा है ओपन मॉनिटरिंग, यानी OM। इसमें आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं करते हैं, आप बस जागरूक रहते हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, भावनाएं हैं, शारीरिक संवेदनाएं हैं, पल पल। लक्ष्य ये है कि आप विचारों को बस मानसिक घटना समझें, कोई पत्थर की लकीर नहीं। उन्हें बस आते जाते देखना। ये सुनने में थोड़ा पैसिव लगता है, पर शायद मुश्किल होगा शुरू में। अब आते हैं अफर्मेशंस पर। सकारात्मक पुष्टि, ये सिर्फ अच्छी सोच रखना ही है या कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हमारे दिमाग की वो कमाल की क्षमता कि वो अनुभवों और विचारों के हिसाब से खुद को बदल सकता है, अपने रास्ते बदल सकता है। अच्छा, तो बार-बार सकारात्मक सोचने से दिमाग के पैटर्न बदल जाते हैं? हाँ, वो रास्ते ज्यादा पक्के और ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और ये सेल्फ एफर्मेशन थ्योरी से भी जुड़ा है। ये थ्योरी कहती है कि हम सब चाहते हैं कि हम खुद को काबिल और अच्छा महसूस करें। ये हमारी बेसिक जरूरत है। हाँ, ये तो है। तो एफर्मेशंस इसी जरूरत को पूरा करते हैं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम डिफेंसिव कम होते हैं और बदलने को ज्यादा तैयार होते हैं। और मजे की बात, ब्रेन स्कैन मतलब fMRI स्टडीज दिखाती हैं कि एफर्मेशन से दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो पॉजिटिव वैल्यू और सेल्फ प्रोसेसिंग से जुड़े हैं। सेल्फ प्रोसेसिंग कौन से हिस्से? आपने शायद VMPFC कहा था। हाँ, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हिस्सा चीजों को महत्व देने, ये समझने कि ये मेरे लिए अच्छा है या ये मुझसे जुड़ा है, इसमें मदद करता है। अच्छा,
तो जब एफर्मेशंस इसे एक्टिवेट करते हैं, मतलब दिमाग उन पॉजिटिव बातों को सिर्फ सुन नहीं रहा, उन्हें अपनी पहचान से जोड़ रहा है। तो फिर ध्यान और एफर्मेशंस को मिलाना ज्यादा असरदार हो सकता है। बिल्कुल। ध्यान से क्या होता है, मन की जो वो अंदरूनी भाग दौड़ है वो शांत होती है, एक रिसेप्टिव स्टेट बनती है। जैसे जमीन तैयार करना। हाँ बिल्कुल। और उस शांत अवस्था में एफर्मेशन ज्यादा आसानी से और गहराई से अवचेतन मन तक पहुंचते हैं, जहां हमारे असली विश्वास और आदतें होती हैं। तो ये सिर्फ नेगेटिविटी हटाना नहीं, बल्कि पॉजिटिविटी बनाना है। एग्जैक्टली, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करना। और इसमें सांस का क्या रोल है? ध्यान में सांस पर बहुत जोर होता है। सांस बहुत बहुत जरूरी है। ये एक पुल की तरह है। जब हम जानबूझकर सांस कंट्रोल करते हैं, खासकर धीमी गहरी सांस लेते हैं और लंबी सांस छोड़ते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला सिस्टम। अच्छा, आराम वाला मूड। हाँ, और ये वेगस नर्व के जरिए दिमाग को एक बहुत पावरफुल सिग्नल भेजता है, सब सुरक्षित है। सब सुरक्षित है। ये सिग्नल पहचान बदलने में कैसे मदद करता है? ये कनेक्शन थोड़ा समझाएं। यही तो सारी बात है। सोचिए, अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, जैसे कहना चाहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, पर अंदर से घबराहट है, तो दिमाग उस नई बात को शायद मानेगा नहीं, उसे खतरे जैसा लेगा। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप एफर्मेशन कहने से पहले सांस की मदद से शरीर में वो शांति, वो सुरक्षा की फीलिंग ले आते हैं, तो दिमाग का वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अच्छा। तब वो जो नया वाक्य है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, वो दिमाग को अजीब या डरावना नहीं लगता। वो शरीर की शांत अवस्था से मैच करता है। वाओ! तो शरीर को शांत करके हम दिमाग को नई बातों के लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। तब एफर्मेशंस सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो एक महसूस की हुई सच्चाई बन जाते हैं, शरीर में उतर जाते हैं, और इसी से फिर व्यवहार में पक्का बदलाव आता है। मन और शरीर साथ मिलकर काम करते हैं। तो सार ये है कि स्थिरता कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने आप आ जाए। ये एक एक्टिव स्किल है। ध्यान, सांस पर काबू और एफर्मेशंस, ये तीनों मिलकर एक मजबूत कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो हमें वो रणनीतिक आंतरिक संरेखण पाने में मदद करते हैं। हाँ, और ये सिर्फ स्ट्रेस कम करना या रिलैक्स करना नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये एक तरीका है जिससे हम होशपूर्वक अपने मन और शरीर के अंदरूनी सिस्टम को शेप दे सकते हैं, उसे बेहतर बना सकते हैं। इससे हमें ज्यादा लचीलापन मिलता है, फोकस बेहतर होता है और भावनाओं पर कंट्रोल भी बढ़ता है। आज की ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है कि अगर मन को इस तरह ट्रेन किया जा सकता है, उसे रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, तो इसकी संभावनाएं और शायद इसकी सीमाएं क्या हो सकती हैं? सोचने वाली बात। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये जो तनाव है ना, जो शरीर में जमा होता है, हाँ, जो सिर्फ दिमाग में नहीं रहता बल्कि शरीर में भी महसूस होता है। बिल्कुल, ये असल में हमारे सिस्टम में कहीं अटक सा जाता है। हाँ, और कैसे कुछ स्पर्श वाली तकनीकें हैं, खासकर रिफ्लेक्सोलॉजी और ये क्रेनियल सैक्रल थेरेपी, CST। हाँ, CST, हाँ, ये कैसे उस शारीरिक तनाव को खोलकर मानसिक दबाव को शायद कम कर सकती हैं। सही बात है। ये समझना दिलचस्प है कि शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे, है ना? जी। जैसे पैरों के जोन से लेकर खोपड़ी की वो हल्की धड़कनें, हाँ, वो सूक्ष्म लय, कि शरीर कैसे वो चीजें जाहिर करता है या शांत करता है जिन्हें शायद हम चेतन मन में दबा देते हैं। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी से। इसमें क्या होता है? इसमें पैरों, हाथों और कानों पर कुछ खास बिंदु होते हैं। अच्छा। उन पर दबाव डाला जाता है। हाँ, इन्हें रिफ्लेक्स पॉइंट कहते हैं। हाँ, सुना है मैंने। और माना यह जाता है कि ये पॉइंट्स ना शरीर के अलग अलग अंगों से, सिस्टम से जुड़े होते हैं। जैसे पैरों पर पूरे शरीर का एक नक्शा हो। बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही धारणा है। और जैसे चिंता के लिए पैर के अंगूठे के पास का एरिया या एड्रिनल रिफ्लेक्स, हाँ। और नींद आने की समस्या के लिए भी कुछ खास बिंदु बताए जाते हैं। ओके। हाँ, तो यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, हाँ। इसके पीछे शरीर के काम करने का तरीका जुड़ा हुआ है। अच्छा, कैसे? एक मुख्य विचार ये है कि इस तरह का दबाव ना हमारे नर्वस सिस्टम को बदलता है। मतलब जो लड़ो या भागो वाला तनाव मोड है, सिंपैथेटिक, स्ट्रेस वाला, उससे निकालकर आराम और पाचन वाले शांत मोड में लाता है, पैरासिम्पैथेटिक।
और इसमें ना फेशिया का बड़ा रोल है। फेशिया? ये क्या होता है? फेशिया मतलब हमारे शरीर में संयोजी ऊतक का एक जाल होता है जो हर अंग, हर मांसपेशी को लपेटे हुए है और जोड़ता है। अच्छा, पूरे शरीर में फैला हुआ? हाँ, पूरे शरीर में। तो ये जाल पैरों को असल में पूरे शरीर से जोड़ता है। एक जगह का दबाव दूसरी जगह असर डाल सकता है। ओके। और फिर सेलुलर लेवल पर देखें तो मैकेनो ट्रांसडक्शन होता है। मैकेनो क्या? मैकेनो ट्रांसडक्शन मतलब दबाव कैसे शारीरिक संकेतों में बदलता है। इसमें पीजो चैनल जैसे आयन चैनल होते हैं। आयन चैनल? हाँ, ये हमारी कोशिकाओं में छोटे प्रेशर सेंसर जैसे होते हैं। दबाव महसूस होने पर सिग्नल भेजते हैं। अच्छा। और वेगस तंत्रिका का भी इसमें हाथ है, जो इस शांत होने वाली प्रक्रिया का, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मतलब पैर पर सही जगह हल्का दबाव डालने से शरीर के किसी और हिस्से में, जैसे पेट या सिर में, हाँ, इस फेशिया नेटवर्क और सेल सेंसर के जरिए सच में कोई बदलाव महसूस हो सकता है? ये तो कमाल है। हाँ, सिद्धांत तो यही कहता है कि शरीर इस तरह से गहराई से जुड़ा हुआ है। और इसी तरह के एक और दृष्टिकोण पर आधारित है क्रेनियल सेक्रल थेरेपी यानी CST। हाँ, CST, इसके बारे में बताइए। ये कैसे काम करती है? ये तो और भी सूक्ष्म लगती है। हाँ, ये बहुत ही सूक्ष्म है। CST में सिर, रीढ़ की हड्डी और सेक्रम यानी रीढ़ के एकदम निचले हिस्से की हड्डी, हाँ, उस पर बहुत ही हल्का मतलब पंख जैसा स्पर्श किया जाता है। पंख जैसा? इतना हल्का? हाँ, बहुत हल्का। इसका मूल विचार क्रेनियोसेक्रल लय से जुड़ा है। क्रेनियोसेक्रल लय? ये क्या? ये हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास जो तरल पदार्थ होता है, CSF, हाँ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बिल्कुल, उसमें एक बहुत धीमी, बहुत सूक्ष्म धड़कन जैसी लय होती है। माना जाता है कि इस लय का सामान्य होना हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, और CST का मकसद है कि इस हिस्से में, इस सिस्टम में जो तनाव या रुकावटें आ गई हैं, उन्हें दूर किया जाए। और ये तनाव, क्या ये सिर्फ शारीरिक होता है या इसका कोई भावनात्मक पहलू भी है? आपने शुरू में कहा था कि शरीर तनाव को कैद कर लेता है। बिल्कुल सही सवाल है। CST का एक बड़ा फोकस इसी पर है, मतलब फेशिया और सोमैटिक मेमोरी पर। सोमैटिक मेमोरी मतलब शरीर की याददाश्त? हाँ, एक तरह से वो शारीरिक तनाव या भावनात्मक आघात जो शरीर के ऊतकों में, फेशिया में जमा हो सकता है। विचार ये है कि हमारे अनुभव, खासकर जो तनावपूर्ण या दर्दनाक रहे हों, वो शरीर में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। और CST का वो जो बेहद कोमल स्पर्श है ना, वो नर्वस सिस्टम को एक तरह से सुरक्षा का एहसास कराता है। सुरक्षा का भाव? हाँ, शरीर को लगता है कि वो सुरक्षित है, तो वो धीरे धीरे पुरानी तनाव प्रतिक्रियाओं को और ऊतकों में जकड़े हुए तनाव को छोड़ पाता है। और खास तौर पर खोपड़ी के निचले हिस्से पर, क्रेनियल बेस पर, वेगस नर्व से इसका सीधा शारीरिक संपर्क होता है। अच्छा, वेगस नर्व से सीधा कनेक्शन? हाँ, तो वहाँ हल्का स्पर्श वेगस नर्व को शांत करने में मदद कर सकता है, जिससे सुकून और संतुलन बढ़ता है। ये बात कि भावनात्मक बोझ या यादें वाकई हमारे शरीर के ऊतकों में जमा हो सकती हैं, ये सोचने में काफी गहरा लगता है। लेकिन क्या इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण है? मतलब ये थेरेपियां कितनी असरदार हैं? देखिए, यहीं पर तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। अच्छा। कई स्टडीज हुई हैं और मरीजों के अनुभव भी हैं जो बताते हैं कि इन दोनों उपचारों से फायदे होते हैं, जैसे चिंता कम होना, नींद बेहतर होना, दर्द में कमी, ज्यादा आराम महसूस करना। ये सब रिपोर्ट किया गया है। कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया के मरीजों पर एक स्टडी हुई थी। उसमें देखा गया कि CST के बाद उनकी चिंता कम हुई, जीवन की गुणवत्ता बेहतर हुई और नींद में भी काफी सुधार आया। अच्छा। और ये सुधार 6 महीने बाद तक भी बना रहा। ये तो काफी सकारात्मक लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। वैज्ञानिक समुदाय अभी भी थोड़ा सतर्क है। सतर्क क्यों? क्योंकि कई अध्ययनों में कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं, जैसे हो सकता है कम लोगों पर अध्ययन किया गया हो या स्टडी डिजाइन में कुछ खामियां हो। अभी हाल ही में 2024 में एक ऑस्ट्रेलियाई समीक्षा आई थी। अच्छा। उसने निष्कर्ष निकाला कि रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए जो मौजूदा सबूत है, उनकी गुणवत्ता इतनी पक्की नहीं है कि किसी भी स्थिति के लिए इसके प्रभाव के बारे में भरोसे से कुछ कहा जा सके। और CST के लिए भी उच्च गुणवत्ता वाले मजबूत शोध की अभी भी कमी है। तो मतलब पुख्ता सबूत अभी कम है। हाँ, कह सकते हैं कि और ज्यादा कठोर, अच्छी गुणवत्ता वाले शोध की जरूरत है,
ताकि ये साफ हो सके कि ये थेरेपियां कितनी असरदार हैं और कैसे काम करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से तो फायदा महसूस करते हैं, हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। लेकिन बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक पुष्टि का भी इंतजार है। हाँ, काफी हद तक यही स्थिति है। ठीक है, तो आज हमने 2 अलग-अलग स्पर्श उपचार देखे। एक रिफ्लेक्सोलॉजी जो पैरों के जरिए काम करती है, हाँ, परिधीय तंत्रिका तंत्र पर ज्यादा फोकस के साथ, और दूसरी CST जो सिर और रीढ़ के जरिए। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर ज्यादा केंद्रित है। हाँ, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक जैसा ही लगता है, नर्वस सिस्टम को संतुलित करना और शरीर में जो तनाव जमा है उसे कम करना। बिल्कुल, ये उपचार शरीर और मन के गहरे संबंध को बहुत अच्छे से उजागर करते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे शारीरिक स्पर्श, चाहे वो पैरों पर हो या सिर पर, कितना भी हल्का क्यों न हो, हमारे फेशिया, हमारी नसें जैसे वेगस नर्व और शरीर की अपनी आंतरिक लय के माध्यम से हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। ये एक तरह से आप कह सकती हैं पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक न्यूरोबायोलॉजी के बीच एक पुल जैसा है। बहुत दिलचस्प। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, और शायद सुनने वालों के लिए भी, हाँ, कि ये देखते हुए कि हमारा शरीर और नर्वस सिस्टम इतने गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति से जुड़े और कौन से सूक्ष्म शरीर आधारित संकेत हो सकते हैं, हाँ, जिन्हें हम शायद अपने रोजमर्रा के जीवन में अनदेखा कर रहे हों, मतलब इन थेरेपीज से परे भी। बहुत अच्छा सवाल है। सोचने वाली बात है कि हमारा शरीर हमें लगातार क्या बताने की कोशिश कर रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई जानी पहचानी सी महक आई और एकदम से मूड बदल गया, या कोई बहुत पुरानी याद ताजा हो गई? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। ये सिर्फ एहसास नहीं है ना? ऐसा लगता है जैसे गंध हमारे लॉजिक वाले दिमाग को बाईपास करके सीधा असर करती है हमारी भावनाओं पर, हमारे मेंटल स्टेट पर। बिल्कुल सही कहा। हमारी सूंघने की शक्ति, मतलब जो ऑल्फैक्टरी सेंस है, वो थोड़ी अलग है। बाकी सेंसेस से जो जानकारी आती है वो पहले थैलेमस से गुजरती है, जो ब्रेन का एक तरह से रिले स्टेशन है। अच्छा। पर गंध वो सीधा लिम्बिक सिस्टम में पहुंचती है, मतलब सीधा इमोशनल सेंटर, एमिग्डाला और मेमोरी सेंटर हिप्पोकैम्पस तक। ओ, तो ये सीधा रास्ता है, कोई बीच में चेकिंग नहीं। हाँ, एक तरह का शॉर्टकट कह सकते हैं। और यही वजह है कि गंध का असर भावनाओं और यादों पर इतना गहरा और तुरंत होता है। तभी शायद लैवेंडर या पुदीने जैसी खुशबू हमें फौरन शांत या एकदम फ्रेश महसूस करा सकती है। और वो जो कहते हैं प्राउस्ट इफेक्ट, कोई गंध और पुरानी याद का कनेक्शन। हाँ, वही। और मजे की बात यह है कि गंध से जुड़ी यादें अक्सर ज्यादा पॉजिटिव महसूस होती हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सिर्फ महक नहीं, ये हमारे ब्रेन के साथ एक डायरेक्ट बातचीत है। इसी समझ ने परफ्यूमरी को भी बदला है। अब वो सिर्फ आर्ट नहीं, एक तरह की सेंट इंजीनियरिंग बन गई है। सेंट इंजीनियरिंग दिलचस्प है। हाँ, मॉलिक्यूलर लेवल पर काम होता है। और दूसरी तरफ है अरोमा थेरेपी, जो असली मतलब नेचुरल ऑयल्स के थेरेप्यूटिक गुणों पर फोकस करती है। तो इसके पीछे वाकई साइंस है। मान लीजिए किसी को दिमागी थकान सी महसूस हो रही हो, फोकस नहीं बन पा रहा हो, तो कौन सी गंध काम आ सकती है? ऐसे में पुदीना मतलब पेपरमिंट काफी असरदार हो सकता है। पुदीना? हाँ, उसमें जो मेंथॉल होता है वो शायद ब्रेन में TRPM8 नाम के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। इससे एक तरह की ताजगी और अलर्टनेस आती है। ओह, और रोजमेरी के बारे में भी सुना है। हाँ, रोजमेरी भी फोकस के लिए बढ़िया है। उसमें 1,8-सिनियोल नाम का कंपाउंड होता है। ये एक एंजाइम ACHE को रोकता है। ये एंजाइम एसिटिलकोलिन को तोड़ता है, जो मेमोरी और फोकस के लिए जरूरी है। तो रोजमेरी उसे ज्यादा देर तक एक्टिव रखता है। अच्छा, मतलब ये केमिकल्स के लेवल पर काम कर रहा है। हाँ। और अगर जैसे मूड थोड़ा ठीक ना हो, नेगेटिविटी या स्ट्रेस ज्यादा हो, उसके लिए तो लेवेंडर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसका मेन कंपाउंड है लिनालुल। लिनालुल? हाँ, ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करने में मदद कर सकता है और साथ ही ब्रेन के गैबा सिस्टम को सपोर्ट करता है, जो हमें शांत करता है। बर्गामोट भी अच्छा है। ये एक सिट्रस फल है। इसमें लिमोनिन और लिनालुल दोनों होते हैं। ये भी कॉर्टिसोल कम करके मूड सुधारने में मदद करता है। और बाकी सिट्रस फ्रूट्स जैसे नींबू, संतरा? हाँ, बिल्कुल, उनमें लिमोनिन खूब होता है। ये सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी केमिकल्स को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, मूड को बेहतर बनाते हैं। मतलब ब्लेंड करना ज्यादा फायदेमंद होता है? हाँ, कई बार इसे सिनर्जिस्टिक ब्लेंडिंग कहते हैं। अलग अलग ऑयल्स मिलकर एक दूसरे के असर को बढ़ा सकते हैं या अलग अलग लेवल पे काम करके बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, जैसे टीम वर्क। सही। लेकिन एक और चीज है जो काफी चौंकाने वाली है, हमारी सूंघने की शक्ति और हमारे ब्रेन की हेल्थ का कनेक्शन। ब्रेन हेल्थ से? वो कैसे?
एक रीसेंट स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया कि जो बुजुर्ग रात को अलग अलग इसेंशियल ऑयल्स की खुशबू लेते थे, कौन कौन से ऑयल्स थे उसमें? गुलाब, संतरा, नीलगिरी, नींबू, पुदीना, रोजमेरी, लेवेंडर, ऐसे कई थे, तो सिर्फ 2 घंटे की अरोमा थेरेपी से 6 महीने में उनकी मेमोरी में औसतन 226% का सुधार देखा गया। 226%? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये काफी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है। ये दिखाता है कि अपनी सूंघने की शक्ति को एक्टिव रखना शायद उम्र के साथ ब्रेन को शार्प रखने में बहुत मददगार हो सकता है। तो क्या हम इसे अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब ब्रेन की मदद के लिए शायद कोई डेली सेंट रूटीन? बिल्कुल, एक सिंपल 3 स्टेप रूटीन बना सकते हैं। कैसे? जैसे सुबह उठने पर एनर्जी और फोकस के लिए पुदीना, नींबू या रोजमेरी। ठीक है। दोपहर में जब थोड़ा स्ट्रेस या थकान लगे तो बर्गमोट या लोबान यानी फ्रैंकिनसेंस, ये रिलैक्स और बैलेंस करने में मदद करते हैं। और शाम को? शाम को सोने से पहले रिलैक्स करने और अच्छी नींद के लिए लेवेंडर या कैमोमाइल। ये शाम वाला रूटीन उस मेमोरी वाली बात से भी जुड़ जाता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है, पर क्या ये सेफ है? मतलब इस्तेमाल करते वक्त कुछ ध्यान रखना चाहिए? हाँ, सेफ्टी जरूरी है। पहली बात, हमेशा 100% प्योर नेचुरल एसेंशियल ऑयल ही चुने, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस वाले नहीं। ओके। दूसरी बात, स्किन पर लगाने से पहले उन्हें किसी कैरियर ऑयल जैसे नारियल या बादाम तेल में डाइल्यूट जरूर करें। सीधे लगाने से जलन हो सकती है। और इस्तेमाल से पहले एक पैच टेस्ट कर लेना भी अच्छा है। मतलब कोनी के अंदर थोड़ा सा लगा के देख लें कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। समझ गया। तो कुल मिलाकर गंध सिर्फ एक महक नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जो हमारे ब्रेन के इमोशनल और मेमोरी सेंटर से सीधा कनेक्ट करता है। बिल्कुल। और ये हमें मेंटल क्लैरिटी, बेहतर मूड और शांति पाने में मदद कर सकता है। और एक डेली रूटीन बनाना इसे अपनी लाइफ में शामिल करने का आसान तरीका है। निश्चित रूप से। और यहाँ एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, क्या सिर्फ उस पल के मूड को ठीक करने से आगे बढ़कर नियमित रूप से अपनी सूंघने की शक्ति को जगाए रखना, शायद इन सेंट रूटीन्स के जरिए, क्या ये लंबे समय में हमारे ब्रेन की हेल्थ और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने में भी मदद कर सकता है? क्या ये एक तरह की एक्टिव न्यूरोलॉजिकल केयर हो सकती है? आज हम शरीर पर आधारित कुछ खास थेरेपीज की बात कर रहे हैं, खास तौर पर रिफ्लेक्सोलॉजी और क्रेनियल सैक्रल थेरेपी। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि कैसे ये तकनीकें शायद गहरे तनाव, चिंता, यहाँ तक कि जो पुराना भावनात्मक बोझ होता है उसे कम करने में मदद कर सकती हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बहुत हल्का स्पर्श भी नर्वस सिस्टम और हमारे मन की स्थिति पर असर डाल सकता है। मतलब मकसद यही है कि शरीर और मन के इस गहरे कनेक्शन में ये थेरेपीज कैसे काम करती हैं, ये समझा जाए। बिल्कुल। असल बात यही है कि हमारी शारीरिक हालत और मानसिक सेहत, ये दोनों बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। और ये थेरेपीज इसी कनेक्शन का इस्तेमाल करती हैं, शरीर में एक तरह का संतुलन वापस लाने की कोशिश करती हैं। तो पहले रिफ्लेक्सोलॉजी को देखते हैं। जैसा हमने पढ़ा, इसमें पैरों, हाथों और कानों पर कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जिन पर दबाव डाला जाता है। माना जाता है कि ये पॉइंट्स शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। तो ये सिर्फ मतलब पैरों को दबाना ही नहीं है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है, सिर्फ आराम पहुंचाने से बढ़कर है। एक मुख्य विचार तो ये है कि ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब ANS उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। माने ये जो लड़ो या भागो वाली स्थिति होती है ना, उसको शांत करके आराम और पाचन वाले पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अच्छा। हाँ, और एक और दिलचस्प चीज सामने आई है, मैकेनोट्रांसडक्शन। मतलब कैसे फिजिकल प्रेशर सेल के लेवल पर बायोकेमिकल या कहें बिजली के सिग्नल में बदल सकता है, पीजो चैनल के जरिए। हाँ। शायद यही समझाता है कि स्पर्श का इतना गहरा असर क्यों होता है। हाँ। और फेशिया का भी जिक्र है, हमारे शरीर के अंदर संयोजी ऊतक का एक समझ लीजिए 3D जाल जैसा, जो हर अंग, हर मांसपेशी को जोड़ता है। तो पैर के तलवे पर डाला गया दबाव भी इस नेटवर्क के जरिए पूरे शरीर तक सिग्नल भेज सकता है। जानकारी में चिंता और नींद से जुड़े कुछ खास पॉइंट्स का भी जिक्र था, जैसे पैर के अंगूठे का निचला हिस्सा, एड्रिनल ग्रंथि से जुड़ा बिंदु और एक इंसोम्निया पॉइंट भी एड़ी के पास, जिसे दबाने पर अक्सर दर्द होता है, ऐसा लिखा था। हाँ बिल्कुल। और कुछ एक्यूप्रेशर बिंदु भी हैं, जैसे यिन टैंग भौहों के बीच में और HT7 कलाई पर।
SP6 बिंदु का भी जिक्र है, पर गर्भावस्था में इसे न दबाने की सलाह दी गई है। ये जरूरी है ध्यान रखना। और वेगस नर्व का क्या कनेक्शन है, वो भी महत्वपूर्ण बताया गया था। हाँ, वो बहुत अहम है। वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का मुख्य हिस्सा है। पता चलता है कि हाथ पर एक खास बिंदु है, छोटी उंगली के अंदर की तरफ, जो वेगस नर्व को उत्तेजित कर सकता है। इससे शांति का अनुभव होता है। अच्छा, तो क्या स्टडीज भी हैं इस पर? हाँ, कुछ स्टडीज में पाया गया है कि रिफ्लेक्सोलॉजी चिंता कम कर सकती है, जैसे ल्यूकीमिया के मरीजों में देखा गया, और नींद की क्वालिटी भी सुधार सकती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। देखिए, जहाँ कई प्रैक्टिशनर और मरीज बहुत पॉजिटिव अनुभव बताते हैं, वहीं कई बड़ी रिव्यूज इन स्टडीज के तरीकों में, मतलब मेथोडोलॉजी में, कमियां बताती हैं। सबूतों की क्वालिटी थोड़ी कमजोर मानी जाती है, तो पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। तो अगर वैज्ञानिक सबूत इतने पक्के नहीं है, तो इतने लोग इसे फायदेमंद क्यों मानते हैं? जानकारी यही बता रही थी। क्या ये सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है या कुछ और भी हो सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। प्लेसिबो का असर तो हो सकता है, बिल्कुल, और वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है। लेकिन स्पर्श का, ध्यान का, आराम का, इनका वास्तविक शारीरिक प्रभाव भी होता है। ये भी सच है। हो सकता है मौजूदा रिसर्च के तरीके इन बहुत बारीक प्रभावों को पूरी तरह पकड़ ही ना पा रहे हों। लोगों के पॉजिटिव अनुभव मायने तो रखते हैं, पर वैज्ञानिक पुष्टि के लिए और बेहतर रिसर्च की जरूरत है, ये साफ है। चलिए, अब क्रेनियोसैक्रल थेरेपी यानी CST पर आते हैं। जानकारी के अनुसार ये तो बहुत ही हल्के स्पर्श वाली तकनीक है, जो सिर, रीढ़ की हड्डी और सेक्रम के आसपास के तनाव को कम करने पर फोकस करती है। हाँ, बिल्कुल, ये क्रैनियोसैक्रल सिस्टम की अवधारणा पर आधारित है। इसमें झिल्लियां, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF और हड्डियां शामिल हैं, और एक बहुत धीमी, बहुत सूक्ष्म लय होती है, जिसे क्रेनियल रिदमिक इम्पल्स या CRI कहते हैं। तो इसमें भी फैशिया का रोल है, वो 3D जाल वाला। हाँ, यहाँ भी फैशिया बहुत महत्वपूर्ण है। CST का लक्ष्य इसी फैशिया के तनाव को रिलीज करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के काम को बेहतर बनाना है। एक और सिद्धांत है सोमैटिक मेमोरी का, मतलब कैसे हमारे भावनात्मक अनुभव, खासकर कोई ट्रॉमा, शरीर के टिश्यूज में स्टोर हो सकते हैं। अच्छा, ये कैसे होता है? देखिए, CST का जो बेहद कोमल स्पर्श है, वो शरीर को सुरक्षित महसूस कराता है, ऐसा माना जाता है। तो नर्वस सिस्टम अपनी जो रक्षात्मक स्थिति होती है, उससे बाहर आ पाता है, और ये जो संग्रहित तनाव है, ये धीरे धीरे निकल सकता है। इसे कभी कभी इमोशनल रिलीज भी कहते हैं। ये शरीर को अपनी कहानी बिना शब्दों के बताने का एक तरीका हो सकता है, ऐसा माना जाता है। CST प्रैक्टिशनर दावा करते हैं कि वो इस CRI यानी सूक्ष्म लय को महसूस कर सकते हैं, जो उनके अनुसार CSF के बहाव से जुड़ी है, और वो इसी लय में आने वाली रुकावटों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वेगस नर्व का कनेक्शन यहाँ भी बताया गया था। ऐसा कहा गया कि सिर के निचले हिस्से पर दबाव, खासकर जन्म के समय, वो वेगस नर्व को प्रभावित कर सकता है, और CST इसे कम कर सकती है। ये तो वाकई दिलचस्प है कि जन्म का अनुभव भी हमारे नर्वस सिस्टम पर इतनी गहरी छाप छोड़ सकता है। बिल्कुल, और कुछ क्लिनिकल नतीजे भी हैं जो बताते हैं कि CST दर्द कम करने में मददगार हो सकती है, जैसे गर्दन के दर्द में, और चिंता घटाने में भी, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया के मरीजों में। केस स्टडीज में नींद, चिंता और ट्रॉमा से उबरने में सुधार भी देखा गया है। लेकिन फिर वही बात, रिफ्लेक्सोलॉजी की तरह ही CST के लिए भी हाई क्वालिटी रिसर्च अभी सीमित है। स्टडीज की कमी और उनके तरीकों की सीमाओं का जिक्र बार बार आता है। यहाँ भी मरीजों के अच्छे अनुभवों और कठोर वैज्ञानिक सबूतों के बीच एक फासला दिखता है। तो मतलब दोनों थेरेपीज का लक्ष्य तो एक ही है ना, नर्वस सिस्टम को शांत करना, तनाव कम करना, लेकिन तरीके अलग हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी बाहरी बिंदुओं पर फोकस करती है, पैर, हाथ, जबकि CST शरीर के सेंट्रल सिस्टम पर, सिर, रीढ़, फेशिया। हाँ, एक तरह से ये पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री। शायद इन्हें मिलाकर इस्तेमाल करने से और फायदा हो, जिससे शरीर के बाहरी और केंद्रीय दोनों स्तरों पर संतुलन बनाने में मदद मिले। एक बाहर से अंदर काम कर रही है, दूसरी अंदर से बाहर, ऐसा समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने जो जानकारी देखी वो ये दिखाती है कि रिफ्लेक्सोलॉजी और CST ये दोनों शरीर आधारित तरीके हैं जो स्पर्श और नर्वस सिस्टम की आपसी क्रिया के जरिए तनाव, चिंता, नींद जैसी समस्याओं पर असर डाल सकती हैं शायद। तो इस सब का निचोड़ क्या निकाले? निचोड़ यही है कि जहां कई लोगों के अनुभव और कुछ शुरुआती स्टडीज पॉजिटिव नतीजे दिखाती हैं, वहीं वैज्ञानिक तौर पर इनकी प्रभावशीलता साबित करने के लिए अभी और मजबूत हाई क्वालिटी रिसर्च की जरूरत है। जैसा कि जानकारी में बार बार कहा गया, मौजूदा रिसर्च की मेथोडोलॉजी में सीमाएं हैं।
पॉजिटिव अनुभव महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय पुष्टि के लिए ठोस सबूत चाहता है। सिस्टम और संग्रहित तनाव के बीच वाकई कोई गहरा संबंध है, जैसा कि ये जानकारी इशारा करती है, तो क्या ऐसी और भी बहुत सूक्ष्म नॉन इन्वेजिव शारीरिक पद्धतियां हो सकती हैं जिनमें मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की अनदेखी क्षमता छुपी हो और जो बस और ज्यादा वैज्ञानिक जांच का इंतजार कर रही हो? तो आज हम इस पे थोड़ी गहराई से बात करते कि कैसे मतलब जो हम खाते हैं वो सीधे सीधे हमारे सोचने की शक्ति, हमारे फोकस और हाँ हमारे मूड पर भी असर डालता है। हाँ बिल्कुल। दिमाग को शार्प रखने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए और मूड को अच्छा रखने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज कुछ खास पोषक तत्व और खानपान की रणनीतियों पर फोकस रहेगा जो इसमें मदद कर सकती हैं। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खाना सिर्फ शरीर को एनर्जी नहीं देता, ये हमारे ब्रेन की बनावट, उसकी केमिस्ट्री और उसके काम करने के तरीके उसको भी शक्ल देता है। तो आज की ये चर्चा पोषक तत्वों और ब्रेन हेल्थ के बीच के गहरे और बहुत ज़रूरी कनेक्शन को सामने लाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओमेगा-3 फैटी एसिड से। इनका जिक्र तो बहुत होता है ब्रेन के लिए, ये इतने ज़रूरी क्यों माने जाते हैं? देखिए, ओमेगा-3 खासकर ईपीओ और डीएचए, ये ब्रेन सेल्स के आप कह सकते हैं बुनियादी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, मतलब फाउंडेशनल ब्रिक्स जैसे। अच्छा। ये सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिससे न्यूरॉन्स के बीच का जो सिग्नल पासिंग है, कम्युनिकेशन है, वो स्मूथ होता है। अच्छा। और साथ ही ये बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं, तो ये सीखने, याददाश्त और मूड को स्टेबल रखने में बहुत क्रिटिकल हैं। स्रोत क्या है इनके अच्छे? फैटी फिश जैसे सैमन, मैकेरल, सार्डिन ये बेहतरीन सोर्स हैं। शाकाहारियों के लिए अखरोट, अलसी के बीज भी अच्छे विकल्प हैं, हालांकि उनमें कन्वर्जन रेट थोड़ा कम होता है। अच्छा, ये तो हुई ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं बी विटामिन की। इनका क्या रोल है? क्या कोई एक बी विटामिन दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? एक्चुअली पूरा बी विटामिन कॉम्प्लेक्स, मतलब B1 से लेके B12 तक, ये एक टीम की तरह काम करता है। अकेले कोई एक उतना असरदार नहीं होता। इनका मेन काम है खाने को एनर्जी यानी एटीपी में बदलना। ये एटीपी ही ब्रेन को चलाने वाला फ्यूल है। और ये जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के लिए भी अनिवार्य हैं, जैसे सेरोटोनिन जो मूड और नींद को रेगुलेट करता है, और डोपामाइन जो मोटिवेशन से जुड़ा है। अच्छा। खास तौर पे विटामिन B6 वो सेरोटोनिन और गैबा बनाने में बड़ा अहम रोल निभाता है। गैबा जो है वो ब्रेन का मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। तो किसी एक पर फोकस करने के बजाय पूरे ग्रुप का पर्याप्त मात्रा में मिलना जरूरी है। और मैग्नीशियम, जिंक जैसे मिनरल्स, इनकी क्या भूमिका है दिमाग के लिए? मैग्नीशियम उसको आप ब्रेन में NMDA रिसेप्टर का एक तरह का गेट कीपर समझ सकते हैं। ये ओवर एक्साइटमेंट को रोकता है, नर्वस सिस्टम को शांत रखता है, स्ट्रेस कम करने में मदद करता है और नींद की क्वालिटी भी सुधारता है। ओके। जिंक जो है वो एक पावरफुल न्यूरोमॉड्यूलेटर है, मूड रेगुलेशन और लर्निंग प्रोसेस में इसका रोल है। और आयरन वो तो ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने और डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हमने सुना है कि हमारी आंत मतलब गट हेल्थ हमारे ब्रेन को प्रभावित करती है। ये कनेक्शन कैसे काम करता है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये बहुत ही फैसिनेटिंग एरिया है रिसर्च का। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, मतलब आंत और दिमाग के बीच एक 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये वेगस नर्व के जरिए, हार्मोन्स के जरिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% सेरोटोनिन आंत में बनता है। अरे वाह, 90%! हाँ, और इम्यून सिस्टम के जरिए भी कम्युनिकेशन होता है। हमारी आंत में जो खरबों माइक्रोब्स रहते हैं, हमारा माइक्रोबायोम, वो सीधे सीधे हमारे मूड, हमारी स्ट्रेस रिस्पॉन्स और यहाँ तक कि हमारी कॉग्निटिव फंक्शन को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसे स्वस्थ कैसे रखें? प्रोबायोटिक्स जैसे दही, केफीर, किमची, कांजी जैसे फर्मेंटेड फूड्स, और प्रीबायोटिक्स जो इन अच्छे बैक्टीरिया का खाना है, जैसे प्याज, लहसुन, केले, साबुत अनाज जैसे फाइबर युक्त फूड्स। ये इस कनेक्शन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। क्या कोई खास डाइट पैटर्न भी है जो ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है? हाँ बिल्कुल। माइंड डाइट का नाम काफी सुना होगा, मेडिटेरियन डैश इंटरवेंशन फॉर न्यूरो डिजेनरेटिव डिले। ये बेसिकली मेडिटेरियन और डैश डाइट का एक हाइब्रिड है, लेकिन इसमें खास तौर पर उन 10 फूड ग्रुप्स पर जोर दिया गया है जो ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, इन्हें हफ्ते में 6 या उससे ज्यादा बार खाने की सलाह दी जाती है। और बेरीज जैसे जामुन, ब्लूबेरी वगैरह,
हफ्ते में कम से कम 2 बार। साथ ही ये 5 अनहेल्दी फूड ग्रुप्स जैसे रेड मीट, बटर, चीज, मिठाइयाँ, फ्राइड फूड्स, इनको लिमिट करने को कहती है। अच्छा, और क्या रिसर्च भी है इसके पीछे? हाँ, रिसर्च काफ़ी प्रॉमिसिंग है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि माइंड डाइट को अच्छे से फॉलो करने वालों में अल्जाइमर रोग का खतरा काफ़ी कम हो सकता है। एक स्टडी में तो 53% तक कमी देखी गई। 53%? 53%, ये तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। और ये कॉग्निटिव डिक्लाइन की रफ्तार को भी धीमा कर सकती है। आजकल ये संज्ञानात्मक डिटॉक्स या मेंटल डिटॉक्स की भी काफ़ी बात होती है। क्या खाने से ऐसा कुछ होता है? देखिए, बाजार में जो डिटॉक्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनका तो ज़्यादातर कोई ठोस साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है। लेकिन हाँ, हमारे ब्रेन का अपना एक बहुत ही अद्भुत क्लीनिंग सिस्टम है जिसे ग्लाइम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ग्लाइम्फेटिक सिस्टम? हाँ, ये सिस्टम गहरी नींद के दौरान सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और ये ब्रेन से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि वो एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन जो अल्जाइमर से जुड़ा है उसको फ्लश आउट करता है। अच्छा, ये नींद में होता है? जी हाँ, गहरी नींद में। इसीलिए अच्छी गहरी नींद ब्रेन हेल्थ के लिए इतनी ज़रूरी है। ये असली मेंटल डिटॉक्स है और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जैसे माइंड डाइट वो इस सिस्टम पर बोझ कम करके और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देकर इनडायरेक्टली इसे सपोर्ट करती है। तो संक्षेप में कहें तो हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे सोचने, महसूस करने और फोकस करने की क्षमता पर पड़ता है। बिल्कुल सही। ओमेगा 3, बी विटामिन कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व और माइंड डाइट जैसी स्ट्रैटेजीज हमारे मेंटल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में वाकई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। एकदम सही कहा आपने। और ये सिर्फ अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं है, बल्कि पूरा डाइटरी पैटर्न, गट हेल्थ और लाइफस्टाइल, खासकर नींद, इन सब का मिला जुला असर है। इस पर सोचने के लिए एक आखिरी बात छोड़ जाता हूँ। क्या हुआ अगर हम अपने फूड चॉइसेस को सिर्फ बॉडी को फ्यूल करने का तरीका न समझें, बल्कि इसे अपने मेंटल हेल्थ और क्लैरिटी को एक्टिवली शेप करने वाला एक पावरफुल टूल समझें?